चलिए, कल जो हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें 2 फेजेस पढ़ लिए थे, पूरे हमारे कंप्लीट हो गए थे। और हम लोगों ने बात की थी, है ना, ये सब ऑलरेडी तुमसे डिस्कस मैं पहले ही कर चुकी हूँ, पीवाईक्यू इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, संजीवनी का ऑलरेडी तुम लोग जानते हो अपना शेड्यूल क्या है। हाँ जी, यहां से हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, हो गया है, फिर भी एक बार इसको देख लें। H+A, RMNCH+A। इस कार्यक्रम के तहत NHM में क्या क्या चीजें चलाई जा रही थी वो हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आशा कार्यकर्ता, उनके क्या क्या रोल है। अब जैसे 7 मार्कर में क्वेश्चन आ गया, आशा कार्यकर्ता के क्या क्या रोल है, क्या सहयोग करती वो हमें तो हम बता सकते हैं। ठीक है, ये वाली हमने बात करी थी। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, रोगी कल्याण समिति, पेशेंट वेलफेयर जो कमेटी बनी है उसका क्या रोल है, क्या करती है वो, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनएचएम में क्या किया गया, उपकेंद्रों को अनुदान देना, तो ये क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है, उसके बारे में हमने सारी बातें पढ़ी थी। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये कार्य करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखी थी 2005 में आई जननी सुरक्षा योजना, जिसमें वित्तीय सहायता के द्वारा लोगों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, संस्थागत प्रसव के लिए क्या दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। हमने ये भी देख लिया था कि इसमें लाभार्थी कौन कौन रहेंगे और कितना कितना उनको दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल कितनी हेल्प की जाती है। अगला हमने पढ़ा था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देखो, एक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एज ग्रुप सबकी क्या है, अलग अलग है। इसमें कहां से कहां तक के थे, तो इसमें हमने बताया था कहां से, नवजात 0 से 30 दिन, मतलब 30 दिन वाले जो 1 महीने के वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये सारी हेल्थ सेवाएं देगी। अगली जो बनी है वो क्या है, आज से मोबाइल मेडिकल यूनिट, इसको ही तो कहते हैं रेफरल सेवा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो लोग जो दूर दराज रहते हैं या जनजाति या दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए, आप नहीं आ पा रहे हो, हम खुद आप तक आएंगे। ये उसका रोल है कि अच्छा ठीक है, हम खुद हमारी ये जो मोबाइल मेडिकल यूनिट ये लेकर आएंगे, जिसके अंदर एक डॉक्टर है, ठीक है, एक नर्स है, मिनिमम इतने तो रहते ही, और सारे क्या है, बेसिक इक्विपमेंट है जिससे व्यक्ति का इलाज किया जा सके। तो प्रोवाइड मोबाइल हेल्थ सर्विसेज टू रिमोट, ट्राइबल एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, ये इसका मेन रोल है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रोल या एम ऑफ मोबाइल मेडिकल यूनिट, एमएमयू का मेन रोल क्या है, तो क्या रोल है, जो लोग दूर दराज पर रहते हैं, जो जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम खुद उन तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें सर्विसेज क्या क्या दिया जाता है, प्राथमिक ट्रीटमेंट जो बेसिक उपचार होता है वो दिया जाता है, रोगों की जांच और इलाज, बेसिक वो आपकी क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, डायबिटीज बीपी जो बेसिक टेस्टिंग होती है ये करते हैं, उनका इलाज सेवा दी जाती। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, है ना, अगर डिलीवरी वगैरह होने वाली या उससे रिलेटेड कोई चीज है, बच्चे से रिलेटेड कोई चीज है तो वो सेवाएं दी जाएंगी। टीकाकरण और परिवार नियोजन, अवेयर किया जाता है लोगों को। हाँ जी, ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं, अंबर और इथिक्स नाम से भी एक वो है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग जो बच्चे जुड़े हैं। हाँ जी, लैब में क्या की जाती है, जांच वगैरह, यहाँ पे मतलब लेबोरेटरी टेस्ट बेसिक जो हमने बताया ना, ब्लड शुगर मलेरिया इनके टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, दवाई वगैरह दे देते हैं वो लोग, उसके अंदर ये सारे सिस्टम्स होते हैं। और स्वास्थ्य परामर्श, तो देखो वहां पे उनके पास बेसिक टीकाकरण की किट भी होती है कि जब टीकाकरण भी कर देंगे हम, बेसिक टेस्ट भी हो जाएंगे, दवाई दे देंगे, बेसिक हेल्थ चेकअप जो आपका है, ठीक है, जो मतलब प्राइमरी चाहिए किसी को हेल्थ सर्विसेज वो मिल जाएगी, और माता और शिशु से रिलेटेड ये बेसिक सेवाएं मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा खुद पहुंचाई जाती। कहां पर, ट्राइबल एरियाज, इनएक्सेसिबल एरियाज, या जो लोग बहुत दूर है, जो खुद नहीं आ पा रहे, उन तक पहुंचने के लिए ये चीजें चलाई जा रही। ठीक है, तो देखो आशा कार्यकर्ता, रोगी कल्याण समिति, ठीक है, उसके बाद उपकेंद्रों को अनुदान दिया गया, उसके बाद क्या बनाई गई, जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये सब किसके तहत चल रही है, जो हमारे RMNCH प्रोग्राम है, मतलब जो RCH अभी तक हम कह रहे थे उसको करने के लिए NHM के अंदर ये सारी चीजें चलाई जा रही है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य। अगली चीज क्या चल रहा है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, 2013। तो देखो 2005 में आई जननी सुरक्षा, जननी शिशु 11 में, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य 13 में। सबसे पहले एज ग्रुप याद रखेंगे, बाल कौन है इसमें, तो भैया कौन से वाले, 18 वर्ष,
0 से 18 वर्ष। किशोर में एज अलग हो जाएगी, ठीक है, इसलिए एज बता रहे हैं यहाँ पे। बच्चों की क्या करना है, जांच और मुफ्त इलाज, इसको 2013 में शुरू किया गया है। यहां पे आपको याद रखना है 4D के ऊपर ये टारगेट करता है। 4D कभी आपसे पूछ लिया जाए 4D ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन से है, तो आपको चारों डी याद रखना है। पहला डी कहता है डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय के कोई जन्म दोष है तो उनके ऊपर उपचार करेगा। दूसरा डी डिसीज, कोई भी रोग है तो उसको ठीक करने के लिए कार्य करेंगे। डेफिशिएंसी, कोई कमी है विटामिन ए की, फॉलिक एसिड की, आयरन की, तो उनको दूर करने का काम करेंगे। और डिसेबिलिटीज, लास्ट डी क्या कहता है, डिसेबिलिटी, कोई भी दिव्यांगता है या विकास में विलंब हो रहा है तो उसको ठीक करने का भी क्या करेंगे, काम। और ये सारा मुफ्त या निःशुल्क इलाज प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस एज ग्रुप के लिए चल रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो मुफ्त इलाज और बच्चों की जांच वगैरह। क्या क्या 4 चीजें यहाँ पे दी जाएगी, तो हम बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो बहुत बेहतरीन भी लगेगा कि 4D पर फोकस किया गया है। क्या क्या है, डिफेक्ट, डिसीज, डेफिशिएंसी और डिसेबिलिटी, ये 4D पर यहां पर काम किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक बात हमने इसके लिए याद कर ली। इसमें कार्य प्रणाली क्या है, पहली बात तो आंगनवाड़ी और अलग अलग स्कूलों में जाकर टीम क्या करती है, जांच कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है कि ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनको इलाज की जरूरत है। और फिर जो भी संदिग्ध मामले हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को क्या किया जा रहा है, रिफर। कोई भी ऐसे हैं जो बहुत सीरियर केस है या बहुत ज्यादा सीवियर चीज है तो उनको किसको दिया जा रहा है, DEIC, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है जहां पे उनको ये सारा ट्रीटमेंट मिल पाए। तो हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो 2 वर्ड याद रखना, अर्ली डिटेक्शन हो, है ना, जाकर हम डिटेक्ट कर लें और क्या करें, उनका ट्रीटमेंट, ठीक है। हमें उसका पता लगाना है और सही समय पर क्या करना है, उपचार करना है, इसके ऊपर ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बेसिक बात देखी। अगली चीज क्या चल रही है, एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा भी कब आई थी भाई, ये 2005 से कुछ समय पहले आई थी और बाद में उसको इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। निःशुल्क 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सुविधा 24/7, शीघ्र अस्पताल पहुंचाने, माता और शिशु दर जो मृत्यु दर है उनको कम करना इसका टारगेट है, और दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति में सहायता, ठीक है, मतलब आप जल्दी से जल्दी क्विकली हॉस्पिटल पहुंच पाए, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो भी इमरजेंसी एक्सीडेंट है उसमें सपोर्ट मिल पाए व्यक्ति को, उसके लिए चल रही है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस 2 तरह की, कभी पूछ ले 102 सर्विसेज क्या होती है, 108 क्या होती है। देखो एक 108 एम्बुलेंस सेवा किसके लिए काम करती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब सर फट के बाहर आ गया है तो अब क्या चाहिएगी, एम्बुलेंस चाहिए, उसको इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये काम कर रही 24/7 इमरजेंसी सपोर्ट फॉर मेडिकल, और मैटरनल में भी काम करेगी, पर जब इमरजेंसी है कि बिल्कुल मतलब डिलीवरी होने वाली, उस केस में हम किसको फोन करेंगे, 108 को। और थोड़ा सा डिले है, आराम से आया जा सकता है तो किसको फोन करेंगे, 102। ये कैसी है, इसको क्या नाम दिया गया है, जननी एक्सप्रेस। ये यूजुअली गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच वगैरह होनी है, टेस्टिंग होनी है, उनके लिए, ठीक है। नवजात शिशु के लिए इसको बनाई गई है, किसके तहत, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इनके इसको बनाया गया, उनको पिक करने के लिए ये सुविधा बनाई गई है, ठीक है। और ये किसके ऊपर काम कर रहा है, जीपीएस युक्त वाहन रहते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड क्या रहते हैं, स्टाफ, क्योंकि इमरजेंसी भाई तो पहले तो थोड़ा सा उसमें ही ठीक करना पड़ेगा ताकि वहां तक पहुंच पाए। तो एक ट्रेंड स्टाफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जीपीएस समझते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो वहां पे रहता है, ट्रैक कर पाते हैं जल्दी से, आपके पास जल्दी पहुंचना है ना, तो आपने बोला यार यहाँ पर हम इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक, तो आपकी लाइव लोकेशन लेंगे, फटाफट ट्रैक करके आपके पास पहुंचेंगे, वहां से आपको पिक करेंगे, अंदर ही थोड़ा सा ट्रीटमेंट देंगे और हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये सारी सेवाएं वहां पर क्या की जाती, दी जाती। तो इमरजेंसी के लिए 108, कम इमरजेंसी है तो 102, और ये बेसिकली क्या कहलाती है, जननी एक्सप्रेस। हाँ जी, अगला है लास्ट, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। एक कमेटी भी बनाई गई है, मतलब वहीं के लोग रहते हैं गांव के, जिनको रखा गया है, जो आपको किसके बारे में बताएंगे, 2 चीजों के, स्वच्छता और पोषण, कि स्वच्छता कैसे बनाए, खुले में शौच नहीं करना है, महिलाएं हैं तो उन्हें किस तरह से साफ सुथरा रहना है, ठीक है। उसके बाद किस तरह की पोषक युक्त आहार को क्या करना है, सेवन करना है, न्यूट्रिशन क्या क्या गेन करना है, उसके बारे में। तो किसके किसके ऊपर, हेल्थ,
हाइजीन और न्यूट्रिशन पोषण को सुधार के लिए गांव स्तर पर ये समिति बनाई जाती है। गांव में ये समिति बनाई जाती है जिसको ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, निगरानी करना और योजना बनाना। देखो भाई कि क्या क्या समस्या चल रही है ना, उस पर निगरानी रखो और उसके हिसाब से क्या बनाओ, प्रोग्राम बनाओ। समुदाय की भागीदारी बनाना, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना कि भैया आप इस तरह से चीजें साफ रखेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे तो सारी चीजें क्या रहेंगी, ठीक रहेंगी, कचरे का प्रॉपर निपटारा करेंगे, है ना। ये सारी चीजों का ध्यान रखना, पता नहीं बाहर आए कचरा फेंक दिया, इधर फेंक दिया, पॉलिथीन वगैरह इनका यूज कम करना, इन सब के लिए अवेयर करते। और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, जो भी लास्ट पर्सन एंड पर्सन जिसको हम कहते हैं, लास्ट पर्सन यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा, क्या पर्सन है वो, एंड पर्सन, जो भी व्यक्ति है जिसको पता नहीं है वहां उस तक क्या पहुंचाना, सेवाएं पहुंचाना। ठीक है, तो ये कुछ काम क्या करती है, वो कमेटी करती है। तो हम कह रहे हैं मुख्यतः ये जो है एनएचएम के तहत आरएमएनसीएच में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो किस स्तर पे चलाए जा रहे हैं, ग्राम स्तर पर। क्योंकि शहर स्तर पर तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेंटेन हो रही है, सब चीजें हो रही है, पर ग्राम स्तर पर निगरानी और योजनाओं को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता थी। तो उस लेवल पर इसको क्या क्या टारगेटेड किया गया। तो हमने देखा कल कि आरसीएच की हमने सारी बातें पढ़ी और आरसी आरएमएनसी H+A इन सभी के लिए एनएचएम में क्या क्या किया जा रहा है वो सारी बातें हम लोगों ने देख ली है। अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, तो अब जो हमारी नेक्स्ट चीज होगी, हाँ नेक्स्ट चीज पहले ये देख ले, ये जो अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बेटा तो ये कब से स्टार्ट हो चुकी है, 20 मई से। ठीक है, इसमें कुछ फ्री टेस्ट थे वो हो चुके हैं, बाकी जो टेस्ट है आपके पास पूरा शेड्यूल वगैरह रहेगा, इसको आप टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। हाँ जी, अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, संचारी रोग। देखो अभी तक हमने बोला था एनएचएम कितने चीजों पे काम कर रहा है, 2, एक तो माता और शिशु RMNCH+A और दूसरा संचारी और गैर संचारी रोग। तो जितने भी ये सारे हमारे आ रहे, कौन सा, कुष्ठ रोग, एड्स, टीबी, वेक्टर जनित रोग को रोकने वाले जो कार्यक्रम है वो सब किसके अंदर आएंगे, एनएचएम। और एनएचएम खुद किसके अंदर आता है, एनएचपी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चलने वाला एक प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा प्रोग्राम राष्ट्रीय कुष्ठ रोग का उन्मूलन, ठीक है, लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, ये अब चल रहा है। पहले तो क्या किया होगा, कंट्रोल। मैं फिर भी बता दूं दोनों वर्ड में अंतर, एरेडिकेट मतलब होता है जड़ से खत्म करना, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। तो किसी भी प्रोग्राम को पहले नियंत्रित किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो हमने क्या कहा कि ये एक सेंट्रल, फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ठीक है, फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या है, ये स्कीम है जिसके तहत क्या किया जा रहा है, कुष्ठ रोग को रोकने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं पहली बात कर रही हूं, अगर मैं कुष्ठ रोग को रोकने की बात करूंगी तो 2 लाइन तो हम किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले कि कुष्ठ रोग होता क्या है। तो कुष्ठ रोग में हम लोग लिख देंगे भाई लेप्रोसी क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होने वाला, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो हमें याद है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, जिसके द्वारा हमारी तंत्रिका तंत्र त्वचा क्या हो जाती है, प्रभावित। तो 2 लाइन हमने बिल्कुल बेसिक लिख दी ये यहाँ पे। अब कहां से ये शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो फिर हम हिस्ट्री पे आएंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि व्हाट इज लेप्रोसी, है ना, ये लिखना नहीं भूलना है, इसके बारे में 2 लाइन तो लिखनी है। अगली चीज हमें क्या लिखनी है, इसका प्रारंभ कहां से हुआ, कुछ बेसिक ईयर यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। देखो पुरानी और नहीं, दोनों बातें रखनी पड़ेगी। रिसेंट में उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, अगर एसडीजी से उसको जोड़ा जा सकता है, एसडीजी जानते हो ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य से अगर जोड़ा जा सकता है तो उससे जुड़ी हुई क्या चीज है, उसमें उसके लिए क्या बात कही गई है, वो हमें पुट ऑन करना है। और अगर रिसेंट कोई इनिशिएटिव है, कोई योजना है उसके लिए अलग से चल रही है तो वो भी लिखना है। ये हमारी अपनी चीज रहेगी, ये पुस्तकों में मिलने वाली बात नहीं है ना। ये मैं बार बार कह रही हूँ, पुस्तकों में लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कर रहे हैं, पर इतने से काम नहीं चलेगा। हम डीसी वाला पेपर लिख के आ रहे हो, डीसी थोड़ा अलग लिखेगा बाकियों से, तब तो वो डीसी है। डीसी कौन, फुल फॉर्म फुल फॉर्म ऑफ डीसी पता है ना सबको, हाँ, तो हम उसके लिए लिख रहे। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, सबसे पहले 2 लाइन लिख दी लेप्रोसी। अब कहां से स्टार्ट हुआ, 1955 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग का नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब तुमको तो 2 लाइन लिखने नहीं, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, तो अपन ने ये लिखा। उन्होंने कहा देखो
इसके 4 ईयर आपको याद रखने पड़ेंगे। 1955 में तो नियंत्रण शुरू हुआ था, पर नियंत्रित कब हुआ? जब फाइनली 1982 में क्या आया? एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी। 3 थेरेपियों का यहाँ पे मिश्रण इस्तेमाल किया गया था। 3 कौन कौन सी थी? तो हम लिखेंगे वहां पे इफाम्पिक्सिन, क्लोफाइजमिन और डोपसोन। ठीक है, डेप्सोन। इन 3 मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल करके क्या किया गया? इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो 3 अगर हमें याद रह जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। 3 गोलियों का क्या था? ये मिश्रण था। ठीक है, उसको यूज करके एमडीटी की क्या हुई? शुरुआत हुई। एमडीटी की जब शुरुआत हुई उसी समय से इसको क्या नाम दे दिया गया था? इसको नाम चेंज कर दिया गया था और क्या कर दिया गया था? इरेडिकेशन। तो 1982 में शुरुआत हुई थी और 1983 में इसमें संशोधन किया गया और इसको परिवर्तित नाम क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग का उन्मूलन कार्यक्रम। और फिर वहां से एकदम तुम ये मानो कि तेजी से क्या हुआ? कम होना शुरू हुआ। और वर्ष 2005 भारत में दिसंबर में कुष्ठ रोग उन्मूलन की क्या कर ली? उपलब्धि हासिल कर ली थी, है ना। ये भी बात हमें यहाँ पर लिखकर आनी, अर्थात 10,000 की जनसंख्या पर कितने मिले? 1 से भी कम मामले मिल रहे थे, मतलब ना के बराबर। तो हमने ये मान लिया था कि यहां से उन्मूलित हो चुका है, पर उन्मूलन के बाद भी चीजों को कंटिन्यू रखना पड़ता है। पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, पर ऐसा तो नहीं ना कि ओरल पोलियो वैक्सीनेशन नहीं देंगे, देते हैं अभी भी। तो वो ये कि आगे भी ना हो, प्रिवेंशन भी रखना पड़ता है। तो हमने चारों बातें लिख दी कि भाई शुरुआत कहां से हुई थी? 1955 से। क्या हुआ? कंट्रोल, नियंत्रण शुरू हुआ। फिर कौन सी थेरेपी आई? मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, उसके अंदर 1982 में जब उसकी शुरुआत हुई तो फाइनली हम उसको किस तरफ करने पड़ गए? इरेडिकेट। 1983 में नाम चेंज हुआ और क्या रख दिया? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इरेडिकेशन प्रोग्राम। और फिर 2005 में भारत ने दिसंबर में क्या हासिल कर लिया था? खुद को हमने ये अचीव कर लिया था, एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी। क्योंकि हम बोल रहे हैं कितने पे? लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन मिले। ठीक है, तो इसको हमने लगभग इरेडिकेट माना। अब उसके प्रिवेंशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए। हाँ, और अगर पूछ लिया जाए कि कौन से मंत्रालय द्वारा ये बनाई जाती है, तो हमें पता है स्वास्थ्य एवं, है ना, लक्ष्य प्राप्ति पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी। कब हो चुकी है? वर्ष 2005 में। ठीक है, आगे की बात करें कि अब ये जो है हमारा NLEP, इसके ऑब्जेक्टिव या एम क्या क्या है? NLEP का मेन मोटिव क्या है? तो इसका सबसे पहला मोटिव है कुष्ठ रोग का मतलब इसका मोटिव है अर्ली डिटेक्शन करो। पहले तो तुम खुद पहचान लो उसको, जल्दी से पहचानो एंड ट्रीटमेंट दो। क्या दो? ट्रीटमेंट। ये इसका मेन सबसे पहला मोटिव है। अर्ली डिटेक्शन, जल्दी जल्दी पहचानो। जो लोग नहीं आ पा रहे उनके खुद जाके स्क्रीनिंग करो, अलग अलग कैंपेन वगैरह लगाओ जिससे लोगों का पता चल पाए कि उनको लेप्रोसी है। और उसको जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो लेप्रोसी भी 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रेड 1 और एक होती है ग्रेड 2। जैसे डायबिटीज होती है ना, ग्रेड 1 वाले में तो ठीक है, पता चल रहा है पैसे से थोड़े बहुत। ग्रेड 2 में उनको क्या हो जाती है? डिसेबिलिटीज। क्या हो जाती है? डिसेबिलिटीज, विकलांगता आ जाती है, विजन वगैरह चला जाता है, आंखों में क्या आ जाती है? दिक्कत आ जाती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको जल्दी पकड़ो और जल्दी क्या करो? इलाज करो। क्योंकि नहीं किया तो फैल जाएगा दूसरों में और दिक्कत फैलाएगा। तो जल्दी पकड़ो, इलाज करो। ठीक, अगली बात वही लिखी, रोगी की पहचान कर शीघ्र क्या करना है? उपचार। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? इरेडिकेट तो करना ही है, जड़ से मिटाना है। जल्दी से रोगी को पकड़ेंगे, उसका क्या करेंगे? इलाज करेंगे। ठीक। दूसरा, समुदाय में कुष्ठ रोग की रफ्तार को कम, जो कम्युनिटी, क्योंकि ये कैसी डिसीज है? कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इसकी जो फैलने की जो रफ्तार चल रही है इसको क्या करना है? रोकना है। लोगों को अवेयर करना है कि आपको कैसे रहना है। सभी को अवेयर करना है कि अगर किसी को है तो वो कैसे रहे और जिसको नहीं है वो जिसको है उसके साथ कैसे रहे। दोनों ही बातें बतानी पड़ेगी। ठीक है, कि हम खुद बचे कैसे और दूसरे जिसको है वो दूसरों को बचाए कैसे। दोनों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। रोगी के उपचार कर विकलांगता से बचाना है। मतलब अगर तुम ग्रेड 1 पे हो तो तुमको ग्रेड 2 से क्या करना है? बचाना है। सीवियर कंडीशन आने से बचाना है। डिसेबिलिटी, हमने बोला ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। और हमारे ब्रेन की सारी नसें हमारे बाकी सब ऑर्गन से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे देखना, फिर सोचना, समझना, धीरे धीरे डिसेबिलिटीज आती जाती है। तो उनसे क्या करना है? लोगों को रोकना है ना। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख रहे हैं। तो ये बात क्लियर है? जल्दी पकड़ो, उपचार करो,
ठीक है, रफ्तार को कम करो जो फैलने की रफ्तार है, और विकलांगता से बचने के लिए जल्दी जल्दी क्या करेंगे, उनको रोगी का क्या करना है, उपचार करना है। बीमारी से इंटेंसिफाइड हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक को क्या करना है, कम करने के लिए शीघ्र हमें क्या करना है, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और जन जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे। मतलब जो लोग जिससे स्टिग्मा वगैरह से, मतलब जिनको अलग कर रहे हैं, भेदभाव वाली जो फीलिंग से जो कर रहे हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उसको भी क्या करना है, दूर करना है। लोगों को एजुकेट करना है, उनको एडुकेट करना है, हाँ एडुकेट बोलेंगे हम, एडुकेट करना है, उनको अवेयर करना है कि क्या चीज सही हो सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम काम करेंगे। इन्वॉल्व, हाँ भाई ये भी एक मेन बात है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये मेन बात लिखकर आनी है कि जो व्यक्ति ठीक हो चुके उन्हें कार्यक्रम में क्या करना है, इन्वॉल्व। जैसे जो चयनित हो चुका है उसे कक्षा में लेकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। वैसे जो ठीक हो चुका है उसके मुंह से सुनेंगे कि हम ठीक कैसे हुए, तो सुनने में ज्यादा बेहतर लगेगा। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है कि ठीक होने वाले व्यक्तियों को भी इन्वॉल्व करना है, ताकि वो लोगों को अवेयर कर पाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर गुजरी वही जान पाएगा, तो वो बेहतर बता पाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गलत अवधारणाओं को क्या करना है, दूर, कि ये तो श्रापित हो गया है, इसको कोई और बीमारी, इसके ऊपर भूत प्रेत का साया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो गलत अवधारणा है, लोगों के प्रति जो भेदभाव है, वैसे ही वहां भेदभाव है, जातिवाद का वैसे ही भेदभाव है, ये हो जाए तो और भेदभाव है, तो उसको क्या करना है, दूर करना है। उन्मूलन के लिए हमें कुशल संसाधन, बहुत ही इफिशिएंट रिसोर्सेज, बहुत ही अच्छी मेडिसिन और आधारभूत संरचना में क्या करना है, विकास करना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, ये कुछ हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे। मैंने आपको इतने बताए हैं, आपको सारे लिखकर नहीं आने होते, समझ रहे हो। उनमें से आपको मेजरली उनको आप शॉर्ट भी कर लोगे तो 4 से 5 भी याद रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। कि अर्ली डिटेक्शन और क्या करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट करेंगे। डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए जल्दी जल्दी क्या करना है, लोगों को पता लगाना है। अगली चीज, जो लोग ठीक हो चुके उनको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, एक इफिशिएंट स्ट्रक्चर, मेडिसिन और सारी चीजों को क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि जल्दी से उपचार किया जा सके। इस तरह से इसको क्या करना है, हमें लिख कर आना है पूरा। ठीक है, हाँ ये कुछ डेट्स है, याद रखना। एंटी लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए, जो कुष्ठ रोगी से दूर भाग रहे है ना, उसको जागरूक करने के लिए जो हमारा कुष्ठ रोग लेप्रोसी डे कब बनाया जाता है, 30 जनवरी। ठीक है, 2023 से। कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान कब चला था भाई, 2018 में। इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, अब मेजर एक्टिविटीज हम कह सकते हैं या इनिशिएटिव्स कह सकते हैं, कौन कौन से लिए गए थे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला क्या लिया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, है ना। अरे भाई ये क्या लिख दिया है, मल्टी ड्रग थेरेपी, ये तो हमें भी पता है, सबको पता है। MDT का क्या करना है, उपयोग, ये इंग्लिश वाला पढ़ लो भाई। मल्टी ड्रग थेरेपी का क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, विकलांगता की क्या करना है, रोकथाम और चिकित्सीय पुनर्वास मतलब होता है, देखो, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन सेंटर समझते हैं, जहां पे रखकर लोगों को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ताकि बाहरी वातावरण में जो लोग उनसे दूर भग रहे हैं वो भी ना हो, उनको थोड़ा एक सेफ फील हो, वहीं पर ही उनका क्या हो जाए, इलाज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना है, उसे रोकना है, उससे बचाना है लोगों को। और मेडिकल रिहेबिलिटेशन मतलब चिकित्सीय पुनर्वास का क्या करना है, हमें योजनाएं बनानी। ठीक है, ताकि जो विकृतियां है वो क्या हो पाए, सर्जरी वगैरह से या जो भी चीज जिससे ठीक हो सकती है उससे ठीक किया जा सके, है ना। तो ये कुछ मेन पॉइंट हमें क्या करने हैं यहाँ पे याद रखने। और ये उपकरण जैसे व्हील चेयर हो गई, बैसाखी हो गए, चश्मे, इनका क्या करना है, निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। अगर कोई डिसेबिलिटी वाले केस में है तो उसे ये बेसिक चीजें सारी क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहला MDT। दूसरा हमने क्या किया है, तो दूसरा ये वाला पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। ठीक है, डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता को रोकना है और चिकित्सीय पुनर्वास का क्या करना है, कार्य करना है। अगली बात, सक्रिय केस खोज अभियान, एक्टिव केस डिटेक्शन कैंपेन लगाना है अलग अलग जगह, जहां पर लेप्रोसी से जो भी केसेस हैं उसको क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि हमारा मेन काम है जल्दी से पकड़ो, मतलब जल्दी से पता लगाओ और उनका क्या करो, उपचार। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक अभियान चलाकर तथा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर कुष्ठ रोग के छिपे मामले की क्या करनी है,
पहचान उपचार, जो जिस जगह पर है, जैसे जो मेडिकल लाइन में वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा, तो उनको प्रशिक्षण देना है, उनको शिक्षित करना है, एजुकेशन वहां पर क्या करनी, फैलानी है, ताकि लोग उसका बहुत जल्द क्या कर पाए, बता पाए हमें कि उनको दिक्कत है और उसका हम आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक है, तो एक ये चीज करनी थी कि क्या करना है, किस पर ध्यान देना है, टू एजुकेट पीपल, ताकि वो लोगों को बता पाए कि आप ये जो आपको चीज हो रही है इसको जल्दी जल्दी दिखा लो और इसका क्या करवा लो, इलाज करवा लो। क्योंकि देखो शुरुआत तो एक दो पैचेस से ही होती है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है। तो उनको क्या करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में, कुछ रोग के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाना कि उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, विकृति क्या हो सकती है। स्वास्थ्य संस्थानों में उसके लिए निःशुल्क उपचार उपलब्ध है ना, मतलब उनको ये भी बताना कि अच्छा तुमको ये है तो तुम आगे की प्रोसेस क्या क्या कर सकते हो, इसका क्या सिम्टम्स आएंगे, इसके क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी बातें उनको बताना। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वो एक्टिविटीज है जो चलाई गई है, जो मतलब इनिशियली चलाई गई थी कि हम अलग अलग कैंपेन लगाएंगे, मल्टी ड्रग थेरेपी चलेगी, लोगों को डिटेक्ट करने के लिए जो एजुकेशन देंगे किनको, जो मेडिकल लाइन में उन लोगों को, ताकि वो बता पाए, है ना, अवेयरनेस फैलाएंगे, ये सब बेसिक चीजें की गई थी। हम लोगों को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए। और कुछ रोग नियंत्रण हेतु किसके, आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी, क्योंकि वही है जो घर घर जाके लोगों के होम टू होम विजिट करके क्या कर रही है, चेक कर रही है, तो उनकी भी क्या करने से भागीदारी रखनी थी। ये कुछ चीजें इनिशियली क्या करी थी, चलाई गई थी, पर ये तो वो एक्टिविटीज है जो उस समय चली थी। कब, जब ये आया था वर्ष 2005 के पहले, जब एलिमिनेट करने के लिए जो एक्टिविटीज थी वो। करंट में क्या चल रहा है, करंट में क्या रोड मैप है इसके लिए, तो मैंने आपको यही कहा था कि ये सब बातें तो हमको किताबों में भी मिल रही है। अब हम इसको जोड़ेंगे किससे, रिसेंट पास से, कि इसका रिसेंट हमारे पास एचडीसी से क्या गोल है। तो देखो एसडीजी मतलब 2030 के लिए सतत विकास के तहत कुछ रोग से जुड़े उद्देश्य क्या क्या है, ये अगर हम लिख कर आए तब हमारा आंसर बाकियों से क्या है, अलग है। मैंने तुमको 10 मार्कर दिया कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर उल्लेख लीजिए, उसका पूरा वर्णन कीजिए कि उसमें क्या क्या बातें। तुमने बेसिक 2 लाइन में कुष्ठ रोग बता दिया, 4 ऑब्जेक्टिव बता दिए, बाकी उसकी एक्टिविटीज बता दी 4 से 5। एक पूरा पेज बचा, अगले में मैं क्या बताऊंगी, एसजी से जोड़ूंगी, करंट क्या क्या चीजें चल रही वो लिखूंगी, तो वो मेरे आंसर को क्या बनाएगा, बाकियों से अलग। और ये आप लोग भी इसको कर सकते हैं, और ये कहां से उठाएंगे, नेशनल ऑथेंटिक जो इसकी वेबसाइट है वहां से इसको पिक करो, कहीं से नहीं है ना, ऐसा पता लगे क्यूरा.com से पिक करके ला रहे हैं, तो वहां पे गलत भी इंफॉर्मेशन होती, वहां से पिक नहीं करना है। ठीक है, तो चलो लेप्रोसी के लिए क्या क्या, तो 3 बातें हमें यहाँ पे लिखनी। पहली, टू रिड्यूस प्रिवेलेंस रेट, प्रसार दर को कम करना है, कितना, 0.1/10,000, मतलब 10,000 लोगों पर जो आप बोल रहे हो ना, 1 से कम, वो उतना ही रहना चाहिए, मतलब 0.1 और भी कम हो जाए। जो प्रसार दर है, जो इसका फैलने की जो रेट है, उसको क्या करना है, बिल्कुल कम करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेलेंस रेट। लेस देन कितना करना है, 0.1, अप टू दी कितने, 10,000 पॉपुलेशन एट द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पंचायत लेवल, एट दी अपर टू लोअर लेवल, सब पे ये अप्लाई करना है। उसके बाद जो बच्चों में हो रहा है, रिड्यूस चाइल्ड केसेस ऑफ लेप्रोसी, जो बच्चों में लेप्रोसी के केसेस मिल रहे, क्योंकि वही लोग जाते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, इधर उधर छुआछूत करते हैं, उनको ही अवेयर करना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग समझते नहीं है। तो उनमें जो ये फैल रहा है बाल कुष्ठ रोग के मामले, जो कि कितने हैं, 1.17 प्रति मिलियन से घटाकर कितने करने हैं, 0.6 प्रति मिलियन करना है। ठीक है, तो अब तुम समझ लो ये एक स्टैंडर्ड डेटा है, बाकी सब तो थ्योरेटिकल बातें थी। ये लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने मेहनत की है। ठीक, तो इस तरह से वहां पर हमें हर जो भी हम पढ़ेंगे हमें उसको इसी तरह से पढ़ना है, फुल एंड फाइनल, तो फिर दोबारा अपने को एनएलईपी देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो अभी तो तुम ये लिखकर आ सकते हो, जिनका भी मेंस रहेगा इस तरह के डेटा वहां पे पिक करने। ठीक, पहली बात ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरा क्या बोला है, विकलांगता रहित बाल मामलों की दर को बनाए रखना है, जो अभी हमने सस्टेन कर रखा है, द रेट ऑफ चाइल्ड केसेस विद 0 डिसेबिलिटी, उसको बनाए रखना है, सस्टेन करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देना है। और ग्रेड 2 मैंने अभी बताया था, ग्रेड 1 होता है और ग्रेड 2 होता है। ग्रेड 2 मतलब जिसमें व्यक्ति को डिसेबिलिटी हो चुकी है, पेचेस से आगे बढ़ चुका है, स्किन से वो कहां फैल चुका है, तंत्रिका तंत्र में। तो वो जो ग्रेड 2 डिसेबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं G2D, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो हमको मिलता है G2D, इसको कहते हैं ग्रेड 2 डिसेबिलिटी। तो हमें ग्रेड 2 जो विकलांगता है उसको कितना, 1.2
प्रति मिलियन से घटाकर 1 प्रति मिलियन तक करना है। तो ये हमने कुछ 4 बातें लिखी जो एसडीजी से करंट में रिलेट करती है। भैया 2030 तक हमारे ये टारगेट है, किसके लिए? लेप्रोसी के लिए। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? तुम समझ ही पाते हो कि तुम बोर होते रहते हो बस बैठे बैठे? मजा आ रहा है भाई? आना चाहिए, क्या आएगा ये एग्जाम में, फिर तुम याद करोगे मैडम को। हाँ वैसे तो तुम याद करोगे ही कि मैडम ने ऐसा बोला था, ठीक है? तो इसको पढ़ लो अच्छे से। हमने क्या क्या बात करी है? प्रेवलेंस रेट को क्या करना है? कम। प्रसार दर जो फैल रही है उसको 0.1/10,000 लेकर आना है। बाल कुष्ठ रोग के जो मामले 1.17 मिलियन जो है उससे प्रति मिलियन उससे घटाकर 0.6 से भी क्या करने हैं? प्रति मिलियन कम करने हैं। विकलांगता की जो विकलांगता रहित जो बाल मामले उसको बनाए रखना है सस्टेन करके। और ग्रेड 2 विकलांगता है वो कितनी है? 1.2 प्रति मिलियन से घटाकर 1 प्रति मिलियन तक लाना है, उससे भी कम करना है। ठीक है, हाँ जी। अगला, लक्षित जनसंख्या किसको माना गया है लेप्रोसी में? कभी पूछे हमसे कि टारगेटेड कौन है? जैसे एड्स में टारगेटेड कौन रहते हैं? हाई रिस्क एरियाज। वैसे लेप्रोसी में किसको हमने टारगेटेड माना है? तो राज्य के सभी स्कूल गोइंग बच्चे। स्कूल गोइंग मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे। थोड़ा सा फॉर्मल हो गए, इनफॉर्मल हो गए। कितने? 3 से 17 वर्ष। विशेष रूप से जनजाति स्कूलों और छात्रावासों पर रहने वालों पे हमें ध्यान देना है। टारगेटेड, और वो भी याद रखना कि टारगेटेड जनसंख्या कौन है। जैसे एड्स में भी हमें लिखनी पड़ती है, हाई रिस्क एरियाज होते हैं, ठीक है? प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जहाँ पे चलता है, ये सब चलता है, वहां उन एरियाज को हम टारगेट कर रहे हैं, है ना? या जो सिरिंज वगैरह का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो उन सब एरियाज को। वैसे यहाँ पे भी याद रखना है। पिछले 2 वर्षों में, ये सुनना, कॉन्टेक्ट ऑफ ऑल लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन रजिस्टर्ड सिंस 2 ईयर फॉर, क्या लिखा है भाई? पाउसी बेस्लेरी कैसेज। इसका मतलब होता है कि जिनको हल्के हल्के क्या थे? पैचेस थे। लेप्रोसी में 2 नाम होते हैं, एक होती कौन सी लेप्रोसी? पाउसी बेस्लेरी, मतलब जिसमें हल्के हल्के एक आध पैचेस आया था। और 5 सालों में किसके? मल्टी बेस्लेरी केसेस, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं? 6 से ज्यादा पैच। त्वचा पर 6 से ज्यादा क्या है? सकते हैं, और 2 से ज्यादा तंत्रिका क्या हो चुकी? प्रभावित हो चुकी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? पिछले 2 वर्षों में जितने भी पाउसी बेस्लरी पीबी वाले जो केसेस है, और 5 वर्षों में जितने भी मल्टी बेस्लरी वाले मामले हैं, उसको पंजीकृत कुष्ठ रोग रोगियों के क्या रहना है? संपर्क में, कि उनका क्या ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, क्या उनमें मतलब अभी कोई सुधार आया है या नहीं आया है, सही हो चुके हैं या नहीं हो चुके। क्योंकि देखो लेप्रोसी ऐसी कि बहुत धीरे से होगी, सालों के बाद पता चलेगी, तब तक डिसेबिलिटी आ गई होती। इसलिए तो कहते हैं कि इसमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? एक टर्म तो तुम सब में लिख सकते हो, आईसीटी की। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रीटमेंट, आईसीटी। कि इन्फॉर्म करो, लोगों से कम्युनिकेट करो कि भाई मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसका क्या करो? सही समय पर ट्रीटमेंट करो। और एक और होता है आईसीई। आईसीई उसमें यही रहता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एजुकेशन। तो अब टी से कहा किसको बढ़ा दिया हमने? ई को। पहले आईसीटी चल रहा था, अब किसके ऊपर हम चले गए? एजुकेशन पे। एजुकेट करो मतलब लोगों को इन्फॉर्म करो, कम्युनिकेट करो, शिक्षित करो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये तो तुम हर में लिख सकते हो कि क्या पहल चल रही, तो आईसीई चल रहा है, कोई सा भी प्रोग्राम है ना, कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एजुकेशन, इसके ऊपर तो काम चल ही रहा है। तो ये तो सब में रख दो, सब में चलेगा ये वाला। जनजातीय संख्या पर क्या करना है? टारगेट करना है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, कोस्टल और अर्बन जो स्लम्स एरियाज है ना, बस्ती वाला एरियाज उनको, और प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं उनको भी क्या करना है? यहाँ पे टारगेट करना है। तो ये सब कौन है यहाँ पे टारगेटेड पॉपुलेशन से? किसकी? लेप्रोसी की। कि इनको पहले जाओ, इनका डिडक्शन करो कि ये सब चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही। और एंड फाइनल जो करंट चल रहा है, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और रोड मैप किसके लिए? कुष्ठ रोग के लिए। ये कब से कब तक के लिए आया है? 2023 से 27 के लिए। ये हमारा करंट है। एसडीजी जोड़ दिया, करंट जोड़ दिया, टारगेटेड पॉपुलेशन जोड़ दिया, कुछ भी पूछ लो हमसे, हमें सब पता है। अब इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेंगे। अब वो तो ये है कि और कुछ करंट में न्यूज आ जाए तो अपने आप को अपडेट रखना,
है ना, कोई भी टर्म आ जाए, हमने सारी टर्म देखी यहाँ पे। देखो ये जो रोड मैप बना है, इसका विजन क्या उन्होंने लिया, इसका विजन था कि लेप्रोसी फ्री इंडिया विथ जीरो इन्फेक्शन एंड डिसीजेस। हमें भारत को शून्य संक्रमण और रोग, शून्य विकलांगता, शून्य कलंक और भेदभाव के साथ से क्या करना है, मुक्त करना। मतलब जीरो लेप्रेसी, जीरो डिटेक्शन, मतलब जीरो डिसेबिलिटी, है ना, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है, भेदभाव जो चल रहा है, सबसे क्या करना है इंडिया को फ्री। ये उनका विजन है, ये उन्होंने सोचा है हमें ऐसा करना। उसके लिए लक्ष्य क्या है, भारत में कुछ रोग संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए उसकी दिशा में तेजी से क्या करना है, आगे बढ़। जो चेन चल रही है ना, जो एक दूसरे से फैलने वाला सिलसिला चल रहा है, उसको जल्दी जल्दी क्या करना है, रोकना, उसको तोड़ना पड़ेगा उस चेन को। लोगों को जल्दी जल्दी डिटेक्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो आगे फैल ना पाए। और अगर ग्रेड 2 पे कोई जा रहा है, मतलब कि व्यक्ति ने उसका अर्ली इलाज, मतलब जल्दी से इलाज नहीं करवाया, तो क्यों नहीं करवाया, क्या दिक्कत रही, स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, टेस्टिंग नहीं हो पाई, क्या दिक्कत रही, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, हाँ जी। एंड लास्ट, जब ये प्रोजेक्ट आया था, रोड मैप जब आया था 2023 से 27, तो उस समय ये 27 तक के लिए शुरू हुई थी ये चीजें, 22 से 23 में, और चली कब तक है ये, 27 तक चलेगी। कौन सी, तो ये 6 चीजें, ये 6 चीजें चल रही है। किसके लिए, कुछ रोग के जीरो करने के लिए। जीरो मतलब जो थोड़े बहुत भी है उनको भी क्या करना है, खत्म कर देना। क्या क्या चीजें चल रही है, सबसे पहले तो अश्वमेध 5.0। ठीक है, इसका क्या है, तो इसका रोल है भाई कि क्या करो तुम लोग, कैंपेन लगाओ और क्या करें, डिटेक्शन करें, पता लगाना है। ठीक है, इसका सबसे पहले यही रोल था, अश्वमेध 5.0। इसको चाहे तो आप लोग और डिटेल कर सकते हैं, मैंने केवल करंट वाले लिख दिए हैं कि ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, अगली बात करें, कौन है, फोकस्ड लेप्रोसी कैंपेन। फोकस्ड लेप्रोसी पे यहाँ पे मतलब है किसके ऊपर ध्यान देना है, G2 ग्रेड 2 पे। ठीक है, हाँ वो भी है, और ये मेनली किस पे ध्यान दे रहा था कि वो कैंपेन लगाओ जिसमें आप ये देख पाओ, ऐसा सर्वे होम टू होम विजिट, वो तो खुद जाकर था, और ये क्या था, होम टू होम विजिट करो कि अगर लेप्रोसी वाला कोई है और अगर वो डिसेबल हो गया है तो उसका ऐसा क्या हुआ था कि वो स्क्रीनिंग नहीं करवा पाए, या क्या रीजन रहा, तो वो रीजन पता करने के लिए क्या चल रहा है, अलग अलग कैंपेन चल रहे हैं। अगली बात क्या चल रहा था, ये वाला, इधर से देखना, निकुष्ट। इसका क्या अर्थ था, इसके अंदर क्या किया गया है, तो ये एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग थी। क्या है, ये एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग सेंटर है जहां पे आपकी पूरी, अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो वो भी, और करंट है, या किसी को रिपोर्ट करनी है कि भैया हमें ये डिटेक्शन हुआ है या यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे सब कुछ क्या रखा, स्टोर रखा। तो एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग सेंटर बन गया था निकुष्ट। उसके बाद G2D तो चल ही रहा था, ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी केस का इन्वेस्टिगेशन की है, कितने हैं, क्या है, उसके ऊपर काम चल ही रहा है। उसके अलावा स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस, जो भेदभाव हम लोग कर रहे हैं, स्पर्श मतलब छूने से जो डर रहे हैं, उससे क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है कि भाई तुम्हें क्या रखना है, प्रिवेंशन, है ना। ऐसा नहीं कि वो जो जिस व्यक्ति को है उसको तुम बिल्कुल दूर कर दो, उस व्यक्ति को मेंटली क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इसलिए स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए थे। ठीक है, और लास्ट से आपका आशा बेस्ड सर्विलेंस फॉर लेप्रोसी सस्पेक्ट। आशा कार्यकर्ता की भागीदारी के द्वारा हमें क्या करना है, जो भी लेप्रोसी सस्पेक्ट है उसे क्या करना है, ढूंढना है। तो ये कुछ 6 चीजें जो है, ये 6 इनिशिएटिव 2022 से 23 में शुरू हुए थे, कब तक के गोल को पूरा करने के लिए, 27 तक के। ठीक है, तो ये मैंने आपको केवल हेडलाइंस आपको दे दी है, इसका डिटेल बहुत ही रेयरली होगा कभी पूछा जाए, बट इसके बारे में एक एक बार क्या कर लेना, रीडिंग तो बनती है। ठीक है, तो एक एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना, अगर लगेगा तो मैं आपको भेज दूंगी, है ना, आज इसके वो भेज दूंगी, पूरा जब इसके साथ भेजूंगी तो वो वाला पेज भी जोड़ दूंगी। ठीक है, तो आज आप लोगों को इसके PDF फॉर्म में क्या मिल जाएंगे, नोट्स जो कल भेजे थे जैसे, ताकि रीड कर पाओ। ठीक है, वो अवेलेबल करवा देंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार आंसर राइटिंग कर लेना कि अगर 10 मार्क्स में आता है तो फिर आप लोग कैसे लिख कर आएंगे। क्लियर है, हाँ भाई, हाँ। इसकी उपलब्धि क्या रही, तो भारत में निरंतर ही कुछ रोग की दर को क्या किया गया, कम। उपलब्धि में हम यही वाला लाइन लिख कर आएंगे कि 2005 में हमने तो क्या कर लिए थे, कम कर लिए थे ना, उसको एलिमिनेट ही कर दिया था, और जितने भी भेदभाव वाली चीजें वो भी धीरे धीरे क्या हो चुकी, कम हो चुकी। तो ये इसका क्या रहेगा, कंक्लूजन। जो आप लोगों को बार बार दुख रहता था ना कि मैडम हमारा कंक्लूजन नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैंने ये उपलब्धि लिखी कि ये आपका बेसिकली क्या है, कंक्लूजन। यही अचीवमेंट है, यही कंक्लूजन है कि ये सारी चीजें करने से लाभ तो मिला है। कल भी हमने उपलब्धि पढ़ी थी, वैसे ही आज भी पढ़ी है। ठीक है,
नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रोसी क्या होता है, कब से ये शुरू हुआ, तो 1995 से 2005 में हमने ये टारगेट को अचीव कर लिया था। इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे, क्या क्या उद्देश्य थे, इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या क्या पहल ली गई, एसडीजी में इसका क्या रोल है, एसडीजी में इसके लिए क्या बातें कही गई है, रिसेंट इसके लिए कोई रोड मैप अगर है, कोई इनिशिएटिव है तो वो क्या है, ये सारी बातें हमें लिखनी है। समझ रहे हैं? तो हर क्राइटेरिया को देखते हुए इसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप लोग कल रीड करेंगे, हम लोग कल इसको एक बार रिकॉल करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कल नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल टीबी वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, टीबी और एड्स कल दोनों पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।